के और बहुत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास नहीं चल रहा है, क्लास भाई 1 बज के 1 मिनट तो हुआ है, 1 मिनट दे दिया करो भाई क्लास को चलने में। हाँ 1 मिनट तो क्लास को चलने में दे दिया करो यार। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 9 ग्लैंड्स पढ़नी है, 9 ग्रंथियों के बारे में पढ़नी है। अब 9 में से हमने कौन कौन से पढ़ी थी? कौन कौन से पढ़ी थी? आपको मैंने पढ़ाया था थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। 3 नंबर पे हमने पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि की शुरुआत करी थी और मैंने पढ़ाया था पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे ही ब्लड में जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होने लगती है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ना। और मैंने कहा था अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारे बॉडी में, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, हार्मोन है कमी हो सकती है, इंसुलिन की कमी दिखी तो बच्चों हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया रहा बहुत दिनों तक तो बच्चा इसी को बोलते हैं शुगर की बीमारी होना। और यही स्टेज आगे चलकर क्या कहलाती है? डायबिटीज। ये आगे चलकर किस बीमारी में बदल जाती है? डायबिटीज में बदल जाती है, जिसको हिंदी में हम मधुमेह रोग कहते हैं बच्चों। अब मेरे को ये बताना था कि डायबिटीज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है बेटा। एक बच्चा कह रहा है इसमें एडवांस मैथ्स भी होगा क्या? बेटा मेरे को मैथ्स आती नहीं है, हाँ, लेकिन इतना पता है मुझे कि ग्रुप डी रेलवे एग्जाम में मैथमेटिक्स मैथ्स ज्यादा रहती है। अब एडवांस पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो तो सर जाने ना बेटा, मुझे कैसे पता होगा? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज रोग हो जाता है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। अब बच्चों ये डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। शायद आपने सुना होगा इंसान कहता है मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, कोई कहता है मुझे टाइप 2 डायबिटीज है ना। ये क्या होती है जरा ये सुनिए आप, ये क्या होती है ये सुनिए आप, क्या होती है ये? हाँ मैम क्या केमिस्ट्री आपने शुरू कर दिया? नहीं केमिस्ट्री इस वीक में फ्राइडे को केमिस्ट्री लूंगी, ये चैप्टर जैसे फिनिश होगा फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो डायबिटीज होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। नंबर 1 पे आती है टाइप 1 की होती है, उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं बच्चों। लिखो हिंदी में इसको मधुमेह रोग ही कहा जाता है। मधुमेह बीमारी या मधुमेह रोग ये टाइप 1 की डायबिटीज होती है। सुना होगा आपने फलाना इंसान को टाइप 1 की डायबिटीज है ना। नेक्स्ट अगला आप बताओगे बेटा दूसरी होती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये कह रहा है मैं सुधर जाऊं या ऐसा ही रहूं? पटेल तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं सुधर जाऊं या ऐसा ही रहूं? हां क्या हो गया तुम्हें? क्या बीमारी है तुम्हें? है दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस और हिंदी में कहा जाता है मूत्रमेह रोग। हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्रमेह रोग। डायबिटीज 2 प्रकार की है, क्या? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। इसको बोलते हैं टाइप 2 का डायबिटीज। बच्चा ये टाइप 1 का है, ये टाइप 2 का डायबिटीज है, ठीक है। अब सुनो, जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा डिजीज, कौन से प्रकार की डायबिटीज होती है, तो इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होती है वो ये वाली है, जिसको मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये वाली इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है बेटा, ये इंसुलिन की कमी से है। अब आपसे पूछे कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है, जो मूत्रमेह रोग है, वो किसकी वजह से होता है? ये होता है एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। मैम ये एडीएच हार्मोन क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। तो ये हम आपको तब एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल नहीं। फिलहाल आपको ये जानना है कि इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होती है उसको हम टाइप 1 की डायबिटीज कहते हैं और उसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह रोग। अब इसमें क्या होता है आप सब जानते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है इंसान का और डॉक्टर कहता है बाहर से शुगर बिल्कुल मत खाओ, तो लोग शुगर फ्री टैबलेट्स खाते हैं, चीनी बिल्कुल बंद कर देते हैं, मिठाई बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चीनी, गुड़, शहद, शक्कर इन सबसे क्या, इन सबसे हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है। अब शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, अब बाहर से सारा मीठा आपको हटाना पड़ेगा, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, फिर भी खा रहे हो तो फिर एक टाइम के बाद डॉक्टर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन पे ले आएगा, ठीक है बच्चों। तो इंसुलिन की कमी से याद रखिएगा डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब मैं डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है ये हम पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात आपको पेनक्रियाज से निकलने वाली बीटा सेल ने क्या बना दिया? इंसुलिन। अब बच्चों पेनक्रियाज में एक दूसरे टाइप की सेल थी जिसको हमने अल्फा सेल, अल्फा कोशिका बोला था, याद है ना? एक अल्फा थी, एक बीटा थी, एक डेल्टा थी। हां जी मैम याद है। अल्फा सेल क्या बनाती है? अल्फा सेल भी एक हार्मोन बनाती है जिस हार्मोन को ग्लूकागॉन हार्मोन कहते हैं। पेनक्रियाज अग्नाशय में पाए जाने वाली अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है। इस ग्लूकागॉन हार्मोन की डिस्कवरी लिख लो, इन 2 हार्मोन की खोज आपको याद करनी है। किम्बोल एंड मुर्लिन ने की थी, अगर ना भी याद करो लेकिन इंसुलिन वाला पक्का याद करना बेटा। किम्बोल एंड मुर्लिन करके साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने किस हार्मोन की खोज की थी? अग्नाशय से निकलने वाले ग्लूकागॉन हार्मोन की, जो कि अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं बनाती हैं। अब बच्चों जो काम इंसुलिन कर रहा था ना उसका जस्ट उल्टा करता है ये हार्मोन काम। अब मुझे बताओ इंसुलिन ने क्या किया था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला था, है ना। अब ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है ये पहले समझो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, इसका फंक्शन लिखो। ग्लूकागॉन तो ऊपर लिख लिया ना आपने, इसका फंक्शन लिखो कि ये करता क्या है हार्मोन, इसका काम क्या है। जो काम इंसुलिन ने किया था उसका जस्ट उल्टा करता है बेटा। क्या करता है? जो ग्लाइकोजन होता है ना उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। कौन सा हार्मोन बदलता है? ग्लूकागॉन हार्मोन का काम। सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करना बच्चों। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब मैम कैसे करता है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज क्या करता है हमारी बॉडी में, आप सभी जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है बच्चा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं है ना और रोजे भी खत्म हुए थे, नवरात्रों में आप क्या करते हो? नवरात्रों में आप खाना नहीं खाते हो, फिर भी आप जिंदा है ना। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन खाना नहीं खा रहे हो, मर पड़ जाते हो। मैम फिर हमारी बॉडी में एनर्जी कहां से आती है अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो बच्चों सुनो, आपके लीवर के पास, आपके यकृत के पास ग्लूकोज स्टोर पड़ा है और वो स्टोर किसके रूप में है? वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर पड़ा है, लेकिन वो पहले किसके फॉर्म में है? लीवर के पास, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हम जब व्रत रखते हैं, फास्ट पे होते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होते, फिर भी हमारे ऑर्गन्स, देखो आप बाहर से खाना नहीं खा रहे, ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं ना, हमारे अंग तो दिन रात काम करते हैं, उनको तो एनर्जी चाहिए। ऑर्गन्स थोड़ा समझते हैं कि फास्ट चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, किसी को गुस्सा हो गया तो खाना नहीं खा रहे, तो हमारी बॉडी में फिर ये एनर्जी कहां से आती है मैम? हम बिना खाना खाए कैसे जिंदा रहते हैं? तो उसका आंसर सुनो, क्योंकि हमारे लीवर के पास पहले से ग्लूकोज स्टोर होता है और वो स्टोर किसके रूप में है? वो ग्लाइकोजन के रूप में है। तो लीवर बोलेगा बाहर से खाना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं सबके पास ग्लूकोज पहुंचाऊंगा। अब ग्लूकोज कैसे पहुंचाएगा लीवर? तो लीवर कहेगा कि जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ना, उस ग्लूकागॉन हार्मोन की मुझे जरूरत है। ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में रहेगा तो क्या होगा? वो ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन से और एनर्जी बनती रहेगी, एटीपी बनती रहेगी और इसी ऊर्जा को काम में लेके हमारे सारे ऑर्गन्स दिन रात काम कर रहे हैं। तो बच्चों यही कारण होता है जब आप व्रत रखते हो, फास्ट करते हो, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो तो भी आप जिंदा हो, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन आता है और जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज है वो टूट जाता है। कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। इसीलिए आप जानते हैं इस हार्मोन को फास्टिंग हार्मोन कहते हैं। फास्ट में हमारे बॉडी में अगर किसी बच्चे ने भी नवरात्रों के व्रत रखे हैं तो वो इसी की वजह से आपके बॉडी में फ्लो हो रहा है किसका? एनर्जी का।
तो फास्ट के समय जब या बाहर से आप जब भी कभी खाना नहीं खा रहे हो तो आपके शरीर के अंदर ये ग्लाइकोजन कहां है? आपके लीवर के पास है, यकृत के पास है, और लीवर कहता है भाई ग्लूकागोन हार्मोन, तुम इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दो, और इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और तोड़ने से क्या एनर्जी मिल रही है। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके बॉडी में ग्लूकागोन हार्मोन की कमी हो जाए, खुद सोचिए आप, ग्लूकागोन हार्मोन की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या नहीं बनेगा? ग्लूकागोन हार्मोन नहीं बना, इसका मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, इसका मतलब शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। इसका मतलब मैम ग्लूकोज लेवल जब कम होता है हमारे शरीर में, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब है आपके खून में किसका? शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, और ग्लूकोज का लेवल कम है तो मतलब आपके बॉडी में क्या नहीं बनेगा? एनर्जी नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हो। फिर आपको अपना फास्ट तोड़ना पड़ेगा बेटा, आपको अपना फास्ट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं, कुछ लोग बिना खाना खाए रह जाते हैं 9 के 9 दिन, लेकिन कुछ लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकागोन हार्मोन की कमी होती है तो बच्चा ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और ग्लूकोज की कमी इसका मतलब हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसेमिया का मतलब शुगर का लेवल कम, और ग्लूकोज का लेवल कम इसका मतलब इंसान को चक्कर आएंगे, इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो है लेकिन एनर्जी नहीं बन पा रहा है। फिर इस इंसान को बाहर से आप ग्लूकोज खिलाओ, चीनी खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, इसको फ्रूट्स खिलाओ, तो वो इंसान चक्कर उसका ठीक होता है, उसे वीकनेस आ जाती है। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब चक्कर आना, कमजोरी आ जाना, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है बहुत ज्यादा, इंसान दुबला पतला हो जाता है इंसान। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो हार्मोन इंसुलिन काम कर रहा था उसका जस्ट उल्टा ग्लूकागोन काम कर रहा है, तो ये बताइए इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन क्या है? मैम कल आपने पढ़ाया था कि एक हार्मोन जो काम करता है उसका जस्ट विपरीत अगर कोई दूसरा हार्मोन काम करता है तो उसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में काउंटरैक्ट हार्मोन कहते हैं। ये एक दूसरे के काउंटरैक्ट हार्मोन है, एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन होते हैं। काउंटरैक्ट का मतलब होता है बेटा जो एक हार्मोन काम करता है उसका विपरीत दूसरा हार्मोन काम करता है। ये समापन। अब एक बात और सुन लो बच्चों, ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ना। जब कहीं पर भी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है ना, उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। बेटा ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, निर्माण होना, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, कोई चीज बनना, और किसके आगे पीछे लगा हुआ है? ग्लूको, तो ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। तो जब भी कहीं पर ग्लूकोज बनता है तो बायोलॉजी में उस रिएक्शन को ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। तो एक बार सीरियस का एक पेपर होता है, उसमें पूछा था कि कौन सा एक हार्मोन है जो ग्लूकोजेनेसिस करता है, तो आपको वहां पर आंसर क्या करके आना था? ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोजेनेसिस करता है, यानी कि किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। कहने का मतलब है ये हार्मोन ग्लूकोज का निर्माण करता है हमारे शरीर में, और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है जब तक ग्लूकोज है आपके बॉडी में, तब तक आपके बॉडी में ऊर्जा है, एनर्जी है, उसी एनर्जी से हमारे ऑर्गन्स, हमारे अंग काम करते हैं और हम जिंदा रहते हैं। इसीलिए हम इस हार्मोन को फास्टिंग हार्मोन कहते हैं। जब कभी भी व्रत करते हैं तो बाहर से कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा क्या एनर्जी की कमी तभी होगी जब ग्लूकागोन हार्मोन कम हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, तो ये अल्फा सेल ने बनाया, बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया, अल्फा सेल ने ग्लूकागोन बनाया। अब बची आपकी डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या बनाती है? पेंक्रियाज की डेल्टा कोशिका कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो लिख दीजिए, पेंक्रियाज की डेल्टा सेल से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? नाम बहुत टफ है ना बच्चा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मैं क्या करूं? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कहते हैं बेटा। ये इतना फेमस नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इंसुलिन और ग्लूकागोन से आते हैं, ये ना भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं पढ़ा देती हूं। ठीक है, तो होता क्या है आप बताओ कि बेटा अल्फा सेल क्या करती है? अल्फा सेल एक हार्मोन निकालती है जिस हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? एफएन का मतलब है फंक्शन, कार्य। क्या कार्य करता है ये हार्मोन? हमारे बॉडी में बीएमआर को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स बीएमआर रेट। आप हिंदी में लिखोगे क्या कि यह बीएमआर दर पर, बीएमआर दर पर संतुलन बनाए रखता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है बच्चों ये हार्मोन। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम ये बीएमआर क्या होता है? एक होता है बीएमआई जिसको हिंदी में बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो आगे की बात है, तो चैप्टर आप पढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल फैट का पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं किसके बारे में पढ़ा रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं बेटा बीएमआर के बारे में। ये बीएमआर क्या होता है? समझ में आए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो सिर्फ आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म और इसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, बस। तो बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आधार उपापचय दर। बच्चों मैं फिर से बोल रही हूं, मैं एक ही बात बताऊंगी, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया छोड़ देना, छोड़ देना। क्यों मैम, क्यों छोड़ दे? क्योंकि बेटा इतना डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर नहीं रहे है ना। अब होता क्या है बीएमआर वो समझो, इतना आपको याद रखना है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाती है जो बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। अब सुनो क्या होता है बीएमआर, मैं सिर्फ एक बार बताती हूं। अभी मैंने आपको बताया हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कैसे बनती है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर यानी पानी बनता है, और साथ में एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का नाम देते हैं। अब सुनो बीएमआर क्या होता है। ये रिएक्शन कहां हो रही होती है? ये अभिक्रिया हमारी सेल्स में होती है, हमारी कोशिकाओं में होती है, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। अब सुनो, रेट से हमारी सेल्स इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कितना ग्लूकोज तोड़ रही है और कितना एनर्जी बन रहा है, इसी रेट को बीएमआर रेट कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, जिस दर से हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन को यूज में ले रही है, काम में ले रही है, क्या तोड़ने के लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो ऑक्सीजन जिस रेट से ग्लूकोज को तोड़ रहा है और कितना एनर्जी बन रहा है, इस रेट को, इस कैलकुलेशन को बीएमआर कहते हैं, आधार उपापचय दर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अरे कुछ लोग होते हैं ना, मैंने बताया बहुत सारा खाते हैं लेकिन फिर भी पतले रहते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत कम खाते हैं लेकिन फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना। तो बच्चा डॉक्टर कहता है आपका बीएमआर चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब बहुत खाता हूं लेकिन फिर मोटा नहीं होता। डॉक्टर कहता है मुझे आपका बीएमआर चेक करना पड़ेगा। तो डॉक्टर चेक करता है किस रेट से ऑक्सीजन कितना ग्लूकोज तोड़ा, कितना एनर्जी बन रहा है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, तो बीएमआर यही होता है। आपको नहीं समझ में आया छोड़ छोड़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन परिभाषा नहीं पूछता है। एग्जाम में पूछेगा सोमैटोस्टैटिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय, पेंक्रियाज। कौन सी सेल्स बनाती है? डेल्टा सेल। काम क्या है? बीएमआर को रेगुलेट करना, बीएमआर पे संतुलन बनाए रखना। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो पेंक्रियाज से 3 सेल्स थी, अल्फा बीटा डेल्टा, जो हार्मोन बना रही थी, तीनों मैंने आपको पढ़ा दी। इसी के साथ आपका पेंक्रियाज ग्रंथि खत्म होता है बच्चों, खत्म होता है। अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की, और अगली ग्रंथि लिख लो आप, 4 नंबर पे लिख लो पीनियल ग्लैंड। लिखिए पीनियल ग्रंथि, पीई आएगा, पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड भी बोलते हैं कभी-कभी इसको। ठीक है, पीनियल काय ग्रंथि 4 नंबर पे है ना, हां जी 4 होनी चाहिए। पीनियल
काय ग्रंथि। बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये कहां होती है? इसको पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं और पीनियल बॉडी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन मैम हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है मस्तिष्क में? हाँ जी मैम, हमारे दिमाग में है। अब बच्चों मैंने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाई है ना, नो, उनमें से सबसे छोटी यही होती है। तो लिख दो, इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे छोटी है बेटा, इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी कौन सी पढ़ाई थी क्लास में? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आपको करके आना है, वो होता है पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद छोटा होता है बच्चा कौन सा? पिट्यूटरी है। वो आगे पढ़ाई आपको पिट्यूटरी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हमारे ब्रेन में होती है और सबसे छोटी होती है। वजन लिखना है 0.2 ग्राम की। मैम दिखाओ, छोटी सी होती है बच्चा, आप देख सकते हो गूगल पे फोटो, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये लो पीनियल ग्लैंड, ये लो। स्पेलिंग में पी आई आता है, मैंने पी ई कहां से कर दिया? चल ये देखिए पीनियल, बिल्कुल छोटी सी दिखेगी आपको एकदम, और इसका फंक्शन बहुत बड़ा है। अभी इसका काम समझाऊंगी मैं आपको। इस फोटो में दिखा रखा है काम, तो काम बहुत बड़ी कर रही है। ये दिख रही है आपको पीनियल ग्लैंड, इतनी छोटी सी 0.2 ग्राम इसका वजन होता है। ये देखो बच्चों, ये वाली कहां चला गया? ये वाली, ये दिख रही है ऐसे, बस एक ड्रॉप जैसी ऐसी होती है। ये रहा पूरा, इसको यहां दिखा रखा है, ये रहा पीनियल ग्लैंड, और यहां दिखा रखा है मेलाटोनिन, क्योंकि ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और यहां पर एक घड़ी बना रखी है, एक क्लॉक बना रखी है। क्यों बना रखी है क्लॉक? अभी बताएंगे, ठीक है? चलिए लिखिए। तो पीनियल ग्लैंड छोटी सी होती है, 0.2 ग्राम वजन होता है। अब ये इसके काम बहुत बड़े हैं। ये हार्मोन कौन कौन से बनाती है? इससे बनने वाले 2 हार्मोन होते हैं और बहुत फेमस है बच्चों, ठीक है? कौन कौन सी? पहला हार्मोन होता है, उसे बोलते हैं सेरोटोनिन। कौन सा? सेरोटोनिन हार्मोन। लिखिए, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और सेरोटोनिन हार्मोन पता है क्या करता है? आपका मूड डिसाइड करता है। अरे मूड, आज मेरा मूड बहुत खराब है, आज मैं चिड़चिड़ा हो रखा हूं, है ना? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत स्माइल कर रहा हूं, बोलते हैं ना, आज तो मैम को गुस्सा आ रहा है, मैम को नहीं छोड़ना, मैम का मूड खराब है। कभी-कभी मैम आज बहुत स्माइल कर रही है, बहुत हंस रही है, आज तो मैम का अच्छा मूड है। तो आपका जो मूड गुड है यानी अच्छा है, वो डिसाइड करेगा, या आपका मूड कैसा है, बैड है, खराब है, वो यही हार्मोन डिसाइड करता है। ये मूड के लिए रिस्पांसिबल है। आप पूरी रात, आपको नींद नहीं आई कल रात को, आपको किसी चीज की चिंता होगी, स्ट्रेस हो गया, आपको नींद नहीं आई, अगले दिन आपका मूड अच्छा रहेगा या खराब? मैम खराब रहेगा। तो उसी खराब मूड को, जो चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, उसी हार्मोन, ये हार्मोन की देन है बेटा। दूसरा जो हार्मोन बनाती है ये, उस हार्मोन को बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। बहुत फेमस है बेटा मेलाटोनिन हार्मोन, इसको स्टार्ट कर लो, बहुत बार एग्जाम में आता है। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो क्या करोगे? पीनियल ग्लैंड। कहां होती है? हमारे ब्रेन में होती है। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन के नाम लिखो। इसी को बोलते हैं नाइट हार्मोन। नाइट का मतलब रात, रात वाला हार्मोन है बेटा। ये रात में ज्यादा मात्रा में निकलता है, रात वाला हार्मोन। रात को क्या होता है? अंधेरा होता है। हाँ जी मैम, तो इसी हार्मोन को बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। अंधेरे वाला हार्मोन है बेटा, अंधेरा होता है तो ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो लिखो, यह अंधेरे वाला हार्मोन होता है, या यह रात वाला हार्मोन है, रात में ज्यादा निकलता है बच्चों। रात में अंधेरा होगा, जैसे ही शाम ढलेगी अंधेरा होगा, रात ज्यादा निकलता है। अब ये रात में निकल रहा है तो कुछ रात वाला ही काम कर रहा होगा। रात में क्या काम होता है? सुनो, इसके फंक्शन लिखो, इसके काम लिखो। सबसे पहला आपको नींद लाना, स्लीपिंग, नींद लाना। जैसे ही अंधेरा हुआ, रात हुई, 8:30 9 बज गए, ये हार्मोन निकलना शुरू ज्यादा जितना ज्यादा निकलेगा, एक पॉइंट के बाद आपको नींद आएगी, आप लुढ़क जाओगे। नींद लाने वाला हार्मोन। उसके बाद जैसे सुबह होती है, सनराइज होता है ना बच्चों, तो क्या होता है? सनलाइट आ जाती है, यानी प्रकाश आ जाता है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है, ये हार्मोन निकलना बंद। लाइट पड़ी आपकी आंखों पे, खत्म, आप उठ जाओगे। तो लिखो स्लीपिंग एंड वेक अप, यानी नींद लाने वाला और नींद से जगाने वाला हार्मोन। नींद से जगाएगा, उठाएगा, उठो, भोर हो गई। नींद से नींद लाने वाला और जगाने वाला हार्मोन। जैसे हम लोग घड़ी में देख के काम करते हैं ना, 2 बजे, चलो 1 बजे मैम की क्लास का टाइम हो गया, 2 बजे मैम की क्लास का टाइम हो गया, अरे 4 बजे मुझे लाइब्रेरी जाना है ना, घड़ी में देख के काम करते हो। वैसे ही हमारे शरीर का ये क्लॉक होता है, ये वाला ग्रंथि, ये भी हमारे शरीर के घड़ी में टाइम देखकर वैसे हमारे शरीर से काम करवाता है बेटा। इसीलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं बेटा। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी ग्रंथि कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड को। नींद से जागे, वॉशरूम जाना है ना, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। अगर नींद से उठे हो, 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाया, आपको भूख लगना महसूस हो जाएगी, खाना खा लोगे, डाइजेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन भी करोगे। तो कहने का मतलब है ये सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है ना, वो यही घड़ी करवा रही है, समय समय पे यही करवाती है बच्चा। तो इसी ग्रंथि को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। अगर ये हार्मोन आप में नहीं बन रहा है, अंधेरा हो गया, नींद नहीं आ रही, इसका मतलब ये हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है बच्चों? अगला सुनो, अगला नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है? इसका अगला काम होता है, लिखिए, it regulates the amount of melanin pigment। बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ाऊंगी यहाँ पे मैं आपको। It regulates the amount of melanin pigment। हिंदी में लिखो, यह हार्मोन मेलानिन पिगमेंट की मात्रा को संतुलित रखता है। यह हार्मोन, लिखिए, यह हार्मोन मेलानिन पिगमेंट की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है बेटा। अब मैं ये मेलानिन पिगमेंट क्या होता है? ये मेलानिन पिगमेंट क्या होता है, इसको मैं अगली स्लाइड पे पढ़ाऊंगी। आप यहाँ आओ। मेलानिन एक पिगमेंट होता है बच्चों, जो किस को कलर देता है हमारे बॉडी में। ध्यान से सुनना, मेलानिन एक पिगमेंट है जो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करेगा, आपकी त्वचा को रंग देगा। दूसरा, आपके हेयर्स, बालों का जो कलर होता है काला, इसी की वजह से होता है। तीसरा, आपकी आईज, आंखों का कलर, आंखों के अंदर जो आइरिस वाला हिस्सा होता है, उसका कलर यही डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड करता है? देखो बच्चों, जब ये मेलानिन ज्यादा हो जाए, इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ज्यादा बन जाए, तो ये काला कलर देता है, ये डार्क कॉम्प्लेक्स देता है। जब ये मेलानिन कम बने, बहुत कम, तो इंसान का कलर बहुत ज्यादा सफेद हो जाता है। हम इंडियंस का जो कलर होता है, हमारी स्किन का जो कलर है, वो नॉर्मल है। हम लोगों में ना ज्यादा बनता है ना काला बनता है, ना ज्यादा बनता है ना कम बनता है, तो हम इंडियंस का ये कलर है। आपने नाइजीरियन लोग देखे हैं, नाइजीरियन लोगों के बाल भी बहुत काले होते हैं और स्किन का भी कलर काला होता है। आप नाइजीरियन लोगों के कभी भी बाल सफेद नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि नाइजीरियन लोगों में मेलानिन बाय बर्थ, जन्म से ही ज्यादा बनता है, तो उनकी त्वचा का कलर भी कैसा? काला, और उनके बाल भी कैसे? काले बेटा। हेयर्स भी क्या रहते हैं? काले रहते हैं। आपने अंग्रेज लोगों को देखा होगा, अंग्रेजों का कलर भी सफेद होता है और बाल भी ब्राउन या व्हाइट कलर के होते हैं। आपने बहुत ही रेयर देखा होगा कि कोई अंग्रेज होगा उसके बाल काले होंगे, नहीं, आप या तो भूरे देखोगे या सफेद रंग के देखोगे, है ना? क्यों बेटा? क्योंकि अंग्रेजों में ये मेलानिन कम बनता है बाय बर्थ, इसीलिए उनकी स्किन भी कैसी होती है, उनकी त्वचा भी सफेद होती है और उनके बाल भी कैसे रहते हैं? भूरे या सफेद रहते हैं बेटा। उनके बाल भी भूरे और सफेद रहते हैं। हम इंडियंस में ना कम ना ज्यादा, बैलेंस मात्रा में निकलता है, इसलिए हम लोगों का ये कलर है। अगर किसी में थोड़ा ज्यादा बन गया तो उसका गेहुआ कलर हो जाता है बेटा, गेहुआ कलर हो जाता है, सांवले रंग का हो जाता है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि हमारी त्वचा को रंग देने वाला, हमारे बालों का कलर देने वाला, देखो बालों में मेलानिन जब तक ज्यादा है, जब तक आपके बाल काले हैं, ब्लैक है, जब तक आपके बालों में मेलानिन ज्यादा है, बाल काले हैं, जिस दिन कम हो जाएगा बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? व्हाइट हेयर्स आ जाएंगे आपको। देखो, बाल सफेद होने के पीछे विटामिन भी रिस्पांसिबल होती है, विटामिन प्रोटीन की कमी होगी तब भी बाल सफेद हो सकते हैं। लेकिन एक और कारण होता है कि अगर आपके शरीर के अंदर मेलानिन कम हो जाए तो आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है बच्चों, ये बाई बर्थ ही आपके अंदर होता है, जन्म के साथ ही आपके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मेलानिन पिगमेंट है वो हमारे बालों का कलर देता है, हमारी स्किन को कलर देता है, और यही नाइजीरियन लोगों में ज्यादा होता है। इसीलिए नाइजीरियन लोगों की स्किन भी काली और उनके बाल भी काले रहते हैं। कभी यार नाइजीरियन लोगों में ना बाल सफेद नहीं देखोगे, कभी देखना। और जो अंग्रेज होते हैं उनके बाल काले नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेज में बाई बर्थ जन्म से ही उनके जीन्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर मेलानिन कम बनता है ना बच्चों। आगे बात समझ में, तो इस मेलानिन को बैलेंस करने का काम, ये ना कम बन जाए ना ज्यादा बन जाए, इसको बैलेंस रखना है, इसको रेगुलेट करना है इसके अमाउंट को। तो उसमें कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन काम कर रहा है। मेलाटोनिन मेलानिन मेलाटोनिन मेलानिन। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है, कौन सा हार्मोन स्किन में पाए जाने वाले पिगमेंट जिसको मेलानिन कहते हैं उसकी मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है? आप क्या बताओगे बेटा? वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, किस हार्मोन की वजह से आपको नींद आती है? मेलाटोनिन। किस हार्मोन के कम बनने पर आप जाग जाते हो? मेलाटोनिन। आपके शरीर के अंदर जो घड़ी है जिसके हिसाब से काम चल रहा है आपके बॉडी में, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड का प्रेशर, सब कुछ, उस घड़ी वाली ग्रंथि को पीनियल बॉडी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसके दो मेन काम थे, नींद लाना, नींद से जगाना, और आपकी घड़ी को मेंटेन रखना, और दूसरा आप बताओ क्या? आपका मेलानिन की अमाउंट को बैलेंस रखना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये हार्मोन कम हो जाए, अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद ना आना इंसोम्निया कहलाता है इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं अनिद्रा। अनिद्रा, नींद ना आने का मतलब होता है इंसोम्निया हो गया, ये हार्मोन कम बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको नींद नहीं आएगी। अगर ये हार्मोन का हाइपरसेक्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा बन जाए, तो ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा नींद आएगी, आप आलसी हो जाओगे, है ना। रात को 10 बजे सोए, सुबह 12 बजे, अगले दिन दोपहर के 12 बजे उठ रहे हो, तो आलस नहीं है आपका, आलस आ जाएगा। अब बताओ, अगर आपको नींद नहीं आती है तो अगले दिन आपका मूड अच्छा रहता है कि खराब रहता है? मैम आपको नींद नहीं आई है ना, आज मूड खराब है। जब नींद नहीं आती है रात को, तो अगले दिन आप इरिटेट रहते हो, मूड खराब रहता है, गुस्से में रहते हो, है ना, पेट खराब हो जाता है, पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पेट में गैस हो जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, यानी कि शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम गड़बड़ हो गया बेटा। इसीलिए नींद जरूरी होती है। आपने पढ़ा होगा, एक अच्छी किताब, एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा कहता है रात को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, ताकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एकदम हेल्दी रहे, आपको कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले। रात की नींद कभी भी नहीं निकालनी चाहिए आपको। रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में तो सोना ही सोना है आपको। मिनिमम आपको 5 साढ़े 5 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप 5 साढ़े 5 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां एक दो दिन में नहीं होंगी, लेकिन धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो बच्चों, अगर मेलाटोनिन सही निकला, सही नींद आई रात को, अगले दिन मूड अच्छा रखेगा। कौन सा हार्मोन? सेरोटोनिन। अगर मेलाटोनिन कम निकला, नींद नहीं आएगी, अगले दिन खराब मूड, चिड़चिड़ा मूड, डाइजेशन नहीं हो रहा है, बॉडी में गैस हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, अकड़न हो जाएगी, आलसी हो जाओगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के पीछे साइंस है, और साइंस मैंने पढ़ा दी, तो वो पीनियल ग्लैंड है। पीनियल कार्य ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन रिलीज करती है। ये नींद लाता है, नींद जगाता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो दिन में भी नींद आती है। दिन में नींद आने का मतलब है भाई साहब तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य बचा ही नहीं है, एकमात्र नींद तुम लोगों का उद्देश्य है। दिन में नींद आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा शरीर थक नहीं रहा है ना, थक नहीं रहा तुम्हारा शरीर, तुम बिल्कुल एकदम अपने शरीर को, मतलब कुछ आपके जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, आलसी हो, बस पढ़ाई करते करते देखा तो बच्चे सो जाते हैं, इसका मतलब तुम इसके साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो दिन में नींद आने का कारण है सिर्फ इतना सा कि आप आलसी हो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर गए हैं, कुछ पॉजिटिविटी है नहीं दिमाग के अंदर, कुछ नहीं, ऐसा लगता है सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2-3 घंटे। तो दिन में सोने वाला इंसान, मैं आपको बता दूं, दिन की नींद अच्छी नहीं होती है। अब बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनो, वो बोलते हैं हम कभी दिन में नहीं सोते थे, और देखो 100 साल जिंदा रहते थे, 105 साल जिंदा रहते थे, आजकल 60 साल जिंदा रहते, तो अचीवमेंट है, अचीवमेंट है। क्योंकि आजकल लोग दिन में पड़े रहते हैं, 3 घंटे सोते रहते हैं, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। नहीं, दिन में आप देखो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग खेत में काम करते थे, दिन में बिल्कुल नहीं सोते थे, और बड़े बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं दिन की नींद हराम है। दिन में जो आदमी सो रहा है ना, वो मतलब कुछ ना कुछ बीमारी लगा लेगा, दिन में नहीं सोना चाहिए। साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, क्योंकि दिन की नींद नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल है, जबरदस्ती ले रहे हो आप, नहीं आपका मूड नहीं है, कुछ पढ़ने का मन नहीं है, बस एक्सक्यूजेस बहाने ढूंढ रहे हो, सोने के सो जाते हो। ठीक है, तो वो आपकी कमी है। अब शेर सोएगा तो सो जाइए शेर, है ना। ठीक है बच्चों, तो इस ग्रंथि से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आप लिख लीजिए। ये होगी आपकी 5 ग्रंथियां। अब छठी ग्रंथि लिखो, थाइमस ग्लैंड। 6 नंबर पे लिखो थाइमस ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, हिंदी में बोलेंगे थाइमस ग्रंथि। बच्चों मैंने पढ़ाया था थाइमस ग्रंथि कितनी होती है, नंबर में 1 होती है। कहां होती है? चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में होती है, छाती में होती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चेस्ट कैविटी को बक्षीय गुहा, चेस्ट में पाई जाती है बच्चों। एक ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही पाई जाती है। अब होता क्या है, कितने 5 नंबर होगी कि 6 नंबर? 5 ही नंबर होगी ना, अभी तो आर्डिनल बची है, गोनेड्स बची है, 5 नंबर है, 5 नंबर नॉट 6। 5 नंबर पे है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? थाइमस ग्लैंड बहुत प्यारा है बेचारा, एक ही हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज नोन एज थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन बेटा, थायरोक्सिन मत कर देना। ठीक है, थायरोक्सिन थायराइड ने बनाया था, याद है ना, ये थाइमोसिन है, वो थायरोक्सिन था, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो थाइमोसिन हार्मोन बनाती है ये, और थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन ना हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है बेटा, इंक्रीज करता है। अब इम्यूनिटी लेवल क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लिखो, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बेटा, क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखता है। बोला होगा, आपने सुना होगा मेरी इम्यूनिटी कमजोर है इसलिए मैं जल्दी बीमार हो जाता हूं। अरे मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं बीमार नहीं पड़ता हूं, सालों में एक बार बीमार पड़ता हूं, है ना, वही होता है इम्यूनिटी। अब कैसे बढ़ाता है वो सुनो, आपको याद है मैंने पढ़ाया था WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स होती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जब भी बाहर से कोई इंफेक्शन, कोई संक्रमण आता है उसको मार गिराती है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। और WBC का एक टाइप पढ़ाया था मैंने, लिम्फोसाइट। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है कोई बात नहीं। ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब बच्चों WBC का प्रकार है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के प्रकार 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आप सभी लोग जानते हो कि ये कहां बनती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? जहां खून बनता है। अरे ये खून की सेल्स हैं, तो जहां खून बनेगा वहीं पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनती हैं। अब बताओ जरा, खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, खाली पड़ी होती हैं, उसी हिस्से में खून बनता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहां बनेगी? बोन मैरो में बनेगी बेटा। बी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनती है, और टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनती है। अब डिफरेंस क्या है वो सुनो। टी लिम्फोसाइट जो है वो बनती बोन मैरो में है, लेकिन वो मैच्योर होने के लिए कहां आती है? थाइमस ग्रंथि के पास, और थाइमोसिन हार्मोन उनको मैच्योर करता है। जबकि बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में है, और बी लिम्फोसाइट मैच्योर का मतलब बड़ी होती हैं, वो बोन मैरो में ही होती हैं। ठीक है, जबकि बच्चों टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, लेकिन वो मैच्योर होने के लिए कहां आती है? थाइमस ग्रंथि के पास आती है। मैच्योर का मतलब क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में छोटा बच्चा, राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे, वो पैदा तो राजमहल में होते थे, फिर उनको गुरुकुल में छोड़ देते थे, और गुरुकुल में वो क्या करते थे? दुश्मन से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, है ना। ऐसे ही बच्चों टी लिम्फोसाइट जो है वो टी, ये बनी तो आपकी बोन मैरो में है, लेकिन ये बड़ी होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, इन्फेक्शन से कैसे लड़ाई करनी है, बीमारियों से कैसे फाइट करनी है, वो मैच्योरेशन इनका यहां होता है। कहां पर? थाइमस ग्रंथि में। तो क्या लिखोगे? थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? लिखिए, इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ
मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, हिंदी में लिखो, यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की परिपक्वता में सहायक है। यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की मैच्योर का मतलब है उन्हें तैयार करता है कि दुश्मन आ गया। दुश्मन क्या है बताओ? दुश्मन क्या है? इन्फेक्शन, संक्रमण, बीमारी दुश्मन है। परिपक्वता में सहायक है बेटा। ये टी लिम्फोसाइट को सिखाता है अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया तो कैसे लड़ाई करनी है उससे। और टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होगी तो ये क्या करेंगी? जब भी बाहर से क्या आएगा, कोई इन्फेक्शन आएगा, उसके तक पहुंचेंगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगी, हथियार चलाएंगी, है ना बच्चों? तो कहने का मतलब है कि ये इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करके, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर थाइमोसिन हार्मोन कम बन जाए तो क्या हो जाएगा। आप खुद समझिए कि अगर थाइमोसिन हार्मोन कम बना किसी के शरीर के अंदर तो क्या हो जाएगा। थाइमोसिन का हाइपोसिक्रेशन हो गया। हाइपो का मतलब है ये कम बना, तो टी लिम्फोसाइट कम मैच्योर होंगी तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। आपके रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता गिर जाएगी और बाहर से कोई भी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आया आपको बीमारी कर जाएगा, हमेशा बीमार दिखोगे आप। तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है अगर थाइमोसिन हार्मोन कम बनता है तो आपकी इम्यूनिटी लो का मतलब कम हो जाएगी, आप बीमार दिखोगे। हर एक 2 महीने में जुकाम है आपको, हमेशा बीमार रहते हो, डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हो, तो कैसे काम चलेगा? है ना? आई बात समझ में? तो आपसे पूछेगा वो कौन सी ग्रंथि है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है? दैट इज थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ये कौन सी रक्त कोशिकाओं को मैच्योर करता है? ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करती है? इन्फेक्शन से लड़ाई करती है, संक्रमण को मार गिराती है और हमें बीमारियों से बचाती है। तो अगर ये क्या कर देती है कि थाइमोसिन हार्मोन कम बना तो बेटा इम्यून सिस्टम कमजोर रह जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको इसी ग्रंथि से एक क्वेश्चन बताने जा रही हूं जो ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे ये ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है और 55, 60, 65, 70 साल की उम्र में तो ये गायब हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ ढलता है, कम होता है? बूढ़े लोगों में कौन सी ग्रंथि नहीं होती है? यही नहीं होती है। कैसे होता है? ध्यान से सुनो, है ना? सुनो, क्या एक ग्राफ बना के समझा रही हूं मैं आपको। बच्चों जब आप 5 साल के होते हो, 0 से 5 ईयर, ये ग्रंथि का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और जब आप 25 से 30 साल की उम्र में होते हो इस ग्रंथि का साइज सबसे बड़ा रहता है और 30 साल की उम्र के जैसे ही हो जाओगे इस ग्रंथि का आकार छोटा होते हुए और 55, 60 साल की उम्र में आओगे तो इसका साइज बिल्कुल छोटा और 70, 80 साल में जाओगे तो ये गायब हो जाएगी ग्रंथि, ये गायब हो जाएगी। सिर्फ इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है, इसके अलावा कोई भी ग्रंथि ऐसी नहीं होती जिसका साइज उम्र के साथ घट जाए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता जाएगा, उम्र के साथ घटता है इसका आकार, तो वो कौन सी ग्रंथि है बच्चा? वो थाइमस ग्रंथि है। दूसरा प्रश्न आता है बूढ़े लोगों में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उसमें कौन सी ग्लैंड डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है? तो याद रखना जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं बूढ़े लोगों में ये ग्रंथि गायब हो जाती है, बूढ़े लोगों में ग्रंथि गायब होगी बेटा, ठीक है? व्हिच ग्लैंड इज डिसअपीयर इन ओल्ड एज, उम्र के साथ घटती जाएगी और बूढ़े बुजुर्ग लोगों में देखो उम्र घटना कब शुरू होती है इसकी, जैसे आप 28, 30 साल के होंगे ना इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, 55, 60 में बिल्कुल छोटा, 80, 85 में तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा जल्दी बीमार होते हैं और उनको नॉर्मल सा जुकाम भी होगा ना तो 1 महीना चलेगा, है ना? देखा होगा आपने, क्योंकि बूढ़े लोगों के अंदर थाइमस ग्रंथि है नहीं तो उसका इम्यूनिटी क्या रहेगा? लो रहेगा बेटा। यही कारण होता है, एक कारण यही है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और आप याद कीजिए कोरोना के समय बूढ़े बुजुर्ग लोग कितने सारे चल बसे थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, ठीक है? तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को इम्यूनिटी कमजोर होने के पीछे एक कारण यह है कि उनकी थाइमस ग्रंथि गायब हो गई है। अब उनको दवाई खानी पड़ेगी, नेचुरल तरीके से उनका बॉडी रिकवर नहीं करेगा, इन्फेक्शन से फाइट नहीं करेगा क्योंकि बच्चा नेचुरल तरीके से उन लोगों में ग्रंथि गायब हो चुकी है। और जब आप 25, 30 साल की उम्र में होते हैं तो इस ग्रंथि का आकार सबसे बड़ा होता है और यही कारण होता है कि इस उम्र में आप सबसे कम बीमार होते हैं। ये जवानी की उम्र है, 25, 30 साल में आप बहुत जल्दी रिकवर करते हो किसी भी बीमारी से। जुकाम रहेगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बुखार रहेगा 2-3 दिन में ठीक रह जाएगा। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 1 साल में एक बार जुकाम हुआ और घबरा जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे भाई मत जाओ ना, थोड़ी बहुत नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को रिकवर करने दिया करो, है ना? जुकाम बुखार में अगर आपकी उम्र 22, 23, 25, 28, 30, 32 साल की हो, डॉक्टर के मत जाया करो, जितना कम जाओगे उतना अच्छा है। नेचुरल तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को फाइट करने दो ना भाई, इम्यूनिटी बिल्ड होगी। भाई एक बात बताओ, जब पहले दिन आप कोई हथियार चलाना सीख रहे हो, बंदूक चलाना सीख रहे हो तो 10 दिन तक आपको बंदूक पकड़ना नहीं आता है ना? 20 दिन तक जाके तुम बंदूक चलाना सीखोगे थोड़ा बहुत, फिर तुम टारगेट पकड़ना सीखोगे, किस टारगेट पे लगानी है, तो टाइम लगता है ना। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम है उसको देखो, इन्फेक्शन से लड़ाई करने दो। अब तुम आके डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से दवाई खा लेते हो तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, डॉक्टर दवाई देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी बनती है। नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को रिकवर करने दो। मैं कभी जाती हूँ जुकाम खांसी कुछ होता है डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, मुझे पता है 2 दिन के अंदर जुकाम कितना है, जुकाम 3 दिन रहता है, उसके बाद आपकी बॉडी में जुकाम वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। अपने बच्चे को लेके जाती हूँ तो मुझे एकदम ऐसा लगता है कि हाँ यार अब तो 4 दिन हो गए जुकाम बुखार हुए, अब मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड अभी मेरा बच्चा बीमार हो गया था लास्ट मंथ तो मैंने 3 दिन लापरवाही दिखा दी। अब मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वैक्सीनेशन लगा है, वैक्सीन लगता है बुखार आता है बच्चे को, तो मैंने लापरवाही कर दी क्योंकि मैं बहुत तेज स्ट्रांग बल्ब होती है ना और खड़ूस वाली मां। 3 दिन तक मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, फिर डॉक्टर के पास लेके गई तो पता लगा 102 डिग्री बुखार है उसको, छोटे से बच्चे को, 10 महीने के बच्चे को, और ऊपर से उसको वायरल था। मुझे लगा वैक्सीनेशन का बुखार हो जाएगा ठीक। तो ऐसी भी लापरवाही नहीं करनी है ना, ऐसी भी लापरवाही नहीं करनी है। जब आपको ऐसा लगता है ना कि 3-4 दिन तक देखो उसके बाद ठीक नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट बच्चों? तो यही कारण होता है, बोलते हैं ना जवानी के जोश में आपने नौकरी ले ली 30-32 साल तक भाई नौकरी ले लो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, भाग दौड़ लोगे, सब कुछ कर लोगे। 35-40 साल के बाद धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब आप इस उम्र में हैं तो एटलीस्ट सर्दी जुकाम खांसी इनके लिए कोई दवा ना ले, हाँ कोई बड़ी बीमारी है तो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो बात सुनिएगा मेरे ध्यान से कि ये जो ग्रंथि होती है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और साल में 1-2 बार जुकाम खांसी हो रहा है इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम सही है, तभी जुकाम खांसी हो रहा है। इसे नेचुरल तरीके से फाइट करने दो, जुकाम से, जुकाम वाले वायरस से, है ना, बैक्टीरिया से नेचुरल तरीके से फाइट करने दो, तो डॉक्टर के पास मत भागो, ठीक है बच्चों? ओके ठीक है, चलो फिर। तो ये आपकी थाइमस ग्रंथि खत्म हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम कल पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड और 6 नंबर पे गोनेड्स। परसों चैप्टर फिनिश हो जाएगा हर हालत में, परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। हाँ इसीलिए बच्चा जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना वो बात तक सही बोलते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, हालांकि उन्हें नहीं पता होता है कि उसके पीछे साइंस क्या है ना, लेकिन वो बोलते सही बात है, बोलते सही बात है। बोलते हैं तो जवान लड़का है तो काय को दवाई खा रहा है अभी से, हम तो बूढ़े लोग हमें खाने पड़ते हैं, तो बात उन्होंने सही बोली है लेकिन उनको इसके पीछे साइंस नहीं पता। तो साइंस आप बताओ ना फिर उन्हें, ठीक है बच्चों? ओके तो कल मिलते हैं, कल परसों ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना। ओके अब बताओ किसका क्या डाउट है, एक बार बता दीजिए, मैं सुधर जाऊंगा ऐसे। कौन है ये बच्चा भाई, मैं क्या बता दूं तुम क्या बिगड़े हुए हो? मैं एक बार बता दूं मैं सुधर जाऊंगा ऐसा ही रहूं, तुम क्या बिगड़े हुए पहले ये बताओ, सुधर जाओ। हाँ क्या हो गया तुम्हें? एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है मैम आप बता दो प्लीज मैं सुधर जाऊंगा। बेटा अगर तुम्हें कोई गलत चीज की लत है तो बिल्कुल छोड़ो, सुधर जाओ, ठीक है? अगर तुम इनडायरेक्टली मेरे से पूछ रहे हो तो बेटा प्लीज छोड़ो उस आदत को, ठीक है? क्या आदत है मुझे नहीं पता, क्या सुधरना चाहते हो तुम्हें? सुधरना तो पड़ेगा आपको।